नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर पा रहे होंगे। मैं यह भी आशा करता हूं कि आप लोग मुझे सरलता से सुन पा रहे होंगे। भारतीय इतिहास में हम मानव की उत्पत्ति के संबंध में अध्ययन पहले ही प्रयास में कर चुके हैं। यदि आपने वह लेक्चर देखा है तो आप मानव की उत्पत्ति के संबंध में, उत्पत्ति की जो यात्रा जल में जीवन की शुरुआत से लेकर आज के आधुनिक मानव बनने तक की रही है, उसके बारे में समझ चुके होंगे। इसके उपरांत आज हम इतिहास की रूपरेखा के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। मैं मानता हूं कि संविधान में जो महत्व प्रस्तावना का रहा है, इतिहास को समझने में वही महत्व इस लेक्चर का होने वाला है। मैं 2 मिनट की चर्चा स्टडी राइट चैनल बनाने के पीछे जो मेरा उद्देश्य है उसके बारे में भी करूँगा। इसके पीछे मेरा उद्देश्य शिक्षा को ऐसे विद्यार्थियों तक पहुंचाना है जो कि सिविल सेवा की जो परीक्षा है उनकी तैयारी करना चाहते हैं। हाल ही में आई यूपीएससी एक्सपेरेंट की एक वेब सीरीज में एक ऐसे ही विद्यार्थी का रोल दिया गया है जो कि संदीप भैया नाम करके हैं। उनसे अपने जूनियर द्वारा एक संवाद किया जाता है जिसमें वो जूनियर उनसे पूछता है कि आपका नॉलेज इतना अच्छा होने के बाद भी आप कोचिंग ज्वाइन क्यों नहीं करते, शायद आपकी तैयारी ठीक तरह से हो पाए। इस पर संदीप भैया का जवाब होता है कि घर की स्थिति मात्र इतनी है कि रोटी और पानी का गुजारा हो पाता है और अब उनकी रोटी छीनकर मुझसे कोचिंग ना हो पाएगी। इस प्रकार के उदाहरण हमारे आसपास और हमारे समाज में बहुत देखने को मिलेंगे। ऐसे बच्चे मिलेंगे जो पढ़ने में काफ़ी होशियार हैं और कुछ संसाधनों की कमी, सहयोग और मार्गदर्शन न मिलने के कारण वो पीछे रह जाते हैं। एक समय पर मेरी और आप में से कई लोगों की स्थिति भी ऐसी ही रही है। मैं चाहता हूँ कि इस प्रकार की समस्याओं का सामना आगे जो आने वाले विद्यार्थी हैं वो ना करें। चर्चा को विराम देते हुए अभी इस लेक्चर पर फोकस करते हैं, उसके बाद हम इसकी बात आगे करेंगे। सबसे पहले हम आज की चर्चा के विषय देख लेते हैं। ईसवी व ईसा पूर्व, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। भारतीय इतिहास परीक्षा के लिए क्यों उपयोगी है, इस प्रश्न का भी जवाब हम खोजने का प्रयास करेंगे। भारतीय इतिहास के विभिन्न हिस्से जिनका अध्ययन सामान्यतः किया जाता है, सारे हिस्सों के बारे में थोड़ी थोड़ी सी जानकारी एवं उनके नाम जानेंगे। कार्बन डेटिंग तकनीक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, इसके बारे में भी हम अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। ईसवी व ईसा पूर्व। ईसवी, इतिहास में ईसवी उस समय काल को माना जाता है जब ईसा मसीह का समय काल चल रहा था। यूरोपीय देशों ने अपने समय को अध्ययन की दृष्टि से डिफाइन करने के लिए इसका आविष्कार किया। इसमें जो कि इनके सर्वमान्य माने जाने वाले जो सबसे ज़्यादा फॉलोवर थे और इनके जन्म के समय काल को ही शून्यकाल मानकर ईसवी की शुरुआत हुई। इसको हम ईसवी और ईसा पूर्व को इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो भी ईसा मसीह का जन्म है उनको शून्यकाल मान लिया जाए, तो उनके उस समय से लेकर जो आगे का समय चला तो वो ईसवी, और इनके जन्म के समय का जो पहले का समय था उसको ईसा पूर्व। जैसे कोई भी घटना इनके 100 वर्षों के बाद घटित हुई तो 100 ईसवी इसको कहेंगे, और कोई भी घटना ईसा मसीह के जन्म के 100 वर्ष पूर्व यानी पहले हुई तो उसके बारे में हम ईसवी पूर्व कहकर संबोधन करेंगे। इस प्रकार हम समय की गणना करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ईसवी संबंध सर्वाधिक प्रचलित संबंध था। कई देशों द्वारा इसे स्वीकार किया गया। अतः अध्ययन की दृष्टि से भारतीय इतिहास, जो कि भारत यूरोप का उपनिवेश रहा है और इसके पहले भी कुछ
यूरोपीय शक्तियाँ हमारे यहाँ पर उनके प्रभाव हुए थे, और वैज्ञानिक जो भी इतिहासकार हैं ज़्यादातर यूरोप के होने के कारण, और हमारे भारतीय इतिहासकार भी उनसे उत्प्रेरित होने के कारण हमारे यहाँ पर ईसवी व ईसा पूर्व को ही सर्वमान्य माना जाता है, जो कि वैधानिक तौर पर जो भी दस्तावेज तैयार किए जाते हैं उनमें ईसवी का ही प्रयोग किया जाता है। इतिहास की खोज साक्ष्यों के आधार पर की जाती है। जो भी हमें प्राप्त साक्ष्य हैं उनके आधार पर ही समय काल की गणना भी की जाती है कि यह कितने वर्ष पुराना है या किस समय से ये प्राप्त हुआ है। इसका पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। कार्बन डेटिंग तकनीक को हम अच्छे से समझ लेते हैं इस स्लाइड में। कार्बन डेटिंग तकनीक का प्रयोग पुराने साक्ष्यों की उम्र का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसे रेडियो कार्बन डेटिंग तकनीक भी कहा जाता है। यह एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। देखिए, सामान्यतः हमारे आसपास जितनी भी जीव हैं या पौधे हैं, पादप हैं, उनमें सब जगह पर वातावरण में भी कार्बन पाया जाता है। यह जीवन का एक प्रमाण माना जाता है। सामान्यतः हम देखते हैं कि जो वैज्ञानिक खोजें होती हैं या अंतरिक्ष में ग्रहों पर कार्बन की खोज पहले करते हैं। यदि किसी ग्रह पर कार्बन की मात्रा पाई जाती है तो वहाँ पर जीवन होने की संभावनाएं भी जताई जाती हैं, और वैज्ञानिक इस पर अध्ययन करने के लिए वहाँ पर उपग्रह या प्रक्षेपण यान भेजते हैं, जिससे कि आगे की बातें जो कि जीवन से संबंधित है वहाँ पे पता लगाया जा सके। यह रेडियो कार्बन निष्कासित करती है। जो कि जीव के अंदर कार्बन होता है वो रेडियो कार्बन को निष्कासित करता रहता है। इसकी क्रिया निरंतर चलती रहती है। कार्बन डेटिंग तकनीक की खोज 1940 में शिकागो यूनिवर्सिटी के रसायन विज्ञान के प्रोफेसर विलेड लिब्बी ने की थी। इसके लिए इन्हें 1960 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। कार्बन पृथ्वी के हर हिस्से में विद्यमान है। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि कार्बन पृथ्वी के हर हिस्से में विद्यमान है। इसी के होने के कारण ये ग्रह जो होते हैं जीवन की संभावनाएं खोजी जाती हैं। अतः इसी के प्रयोग से मृत एवं जीवित जीव की उम्र का पता लगाया जा सकता है। जब कोई भी जीव या पौधा मृत अवस्था में होता है तो उसकी बाहरी कार्बन की क्रिया रुक जाती है। देखिए, कार्बन दो प्रकार के होते हैं। एक जो बाहरी क्रिया में जो प्रतिक्रिया कर रहा है वह कार्बन, और एक जो जीव की अवस्था है उसमें जो कार्बन होता है, यानी मृत अवस्था में भी आ जाए तो कार्बन 14 हमारे शरीर में पाया जाता है। यदि कोई पादप जिसको मृत अवस्था में हो चुका है या दब चुका है, उसके बारे में भी या उसमें भी कार्बन की उपस्थिति होती है। मृत जीव में उपस्थित कार्बन धीरे धीरे खत्म होता है। वो जो भी कार्बन होता है, जो मृत शरीर के अंदर कार्बन पाया जाता है, वह धीरे धीरे नष्ट होता है। इसी क्रम के होने की प्रक्रिया की गणितीय व्याख्या की जाती है। जैसे ही वो कार्बन क्या हो जाता है, कार्बन की मात्रा घटती जाती है उस जीव में से, एक समय ऐसा आता है कि वो कार्बन पूरा नष्ट हो जाता है और जीव का कोई भी अस्तित्व नहीं बचता। लेकिन यदि अस्तित्व बचता है तो इसमें जो भी कार्बन घटा है उसकी घटने की गणितीय व्याख्या करके हम उसके मृत होने की आयु का पता लगा सकते हैं। किसी जीव की मृत होने की आयु का पता इस प्रकार लगाया जाता है। जो भी मृत जीव है उसमें जो कार्बन 14 होता है 5730 वर्ष में, वह उसकी जो आयु होती है, उसकी मात्रा होती है 530 वर्ष में, वो घटते घटते आधी रह जाती है। अब इसी मात्रा के आधार पर कि आधे समय में इतनी हो जानी है और उसके बाद इसकी जो भी गणितीय व्याख्या होती है उसके अनुसार ही जितनी भी जो मात्रा कार्बन 14 की बचती है उसका गणितीय व्याख्या करके उसका पुराना
जो भी जितना पुराना जीवाश्म है उसका पता लगाया जा सकता है। इस तकनीक के माध्यम से 50,000 वर्ष पुराने साक्ष्य की उम्र का पता लगाया जा सकता है। इसकी भी एक लिमिट है। लगभग 50,000 साल पुराने जो भी साक्ष्य हैं उनका अगर कार्बन का जो भी साक्ष्य हमारे लिए मिल जाता है तो उसकी क्रिया विधि के अनुसार ही जो भी गणितीय व्याख्या होती है 50,000 साल पुराने तक के जीवाश्म का हम पता लगा सकते हैं। भारतीय इतिहास परीक्षा के लिए क्यों उपयोगी है? यह प्रश्न सामान्यतः पूछा जाता है कि इतिहास पूछा क्यों जाता है, जो चले गए उनके बारे में अध्ययन करके क्या करना है। तो इस प्रश्न का जवाब आपको यहाँ से मिल जाएगा। सामान्यतः इतिहास प्राचीन काल में घटित घटनाओं को कहा जाता है। जो भी प्राचीन काल में घटनाएं घटित हुई हैं उनको इतिहास कहा जाता है। एक विषय के रूप में समझने के लिए इसे प्राचीन काल में घटी घटनाओं, परिस्थितियों एवं विशेष लोग जो प्राचीन काल में प्रभावी रहे, जिनके द्वारा समाज व क्षेत्रों में बदलाव लाए गए, इन्हीं को एक विषय के रूप में सामान्य ज्ञान के अंतर्गत परीक्षा में पूछा जाता है, ताकि कोई भी जो छात्र है, विद्यार्थी है, सिविल सेवक बनकर या अधिकारी बनकर कर्मचारी के तौर पर किसी भी प्रकार से किसी दफ्तर में बैठे तो इतिहास में हुई गलतियों को, जो कि इतिहास में गलतियां हो चुकी हैं, उनको अपने ऊपर वर्तमान में हावी ना होने दे, उनका सुधार करे और अपने कार्यों को नए आयाम विकसित करने का प्रयास करे तथा जो कार्य इतिहास में कारगर रहे हैं, जो भी आइडियाज़ हैं, जो भी नए नए तरीके हैं, उन इतिहास से लेकर जो भी अच्छी अच्छी बातें हैं उनको अपना आधार बनाकर अपने कार्यों में शामिल कर सके। इतिहास को अध्ययन की दृष्टि से विभिन्न भागों में बांटा गया है। उन भागों का हम आगे अध्ययन करेंगे। इतिहास को बांटने का आधार जो पुरातात्विकविद थे साक्ष्यों को मानते हैं। अब सामान्यतः ऐसा कहा जाता है कि इतिहास बदला नहीं जाता। जैसे ही इतिहासकारों के लिए साक्ष्य मिलते जाते हैं, इतिहास में बदलाव भी होते हैं। पता चला हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यता के 5,000 साल पुराने साक्ष्य हैं। यदि कहीं पर खुदाई होती है और इससे भी पुरानी कोई सभ्यता मिल जाती है तो इतिहास बदला भी जाता है। जैसे जैसे साक्ष्यों की खोज होती जाती है, इतिहास में बदलाव आते जाते हैं। इस स्लाइड में हम भारत का जो इतिहास रहा है उसके जो भी भाग रहे उनको समझने का प्रयास करेंगे कि किस किस भाग से प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन से भाग जरूरी हैं। और अध्ययन की दृष्टि से इन भागों के आधार बनाकर यदि हम अध्ययन करते हैं तो हम सरलता से अध्ययन अपना अच्छी तरीके से कर पाएंगे। और अध्ययन में जो भी टॉपिक हैं भविष्य में हम उनके बारे में जो भी आने वाले लेक्चर हैं उनमें इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। अभी केवल हम ये समझ लेते हैं कि कौन सा भाग किस समय का है और कहाँ से ये लोग आए हैं। इतिहास को समझने के लिए इसके 3 हिस्सा को समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें जो भारत का इतिहास रहा है इसको समझने के लिए हम प्रागैतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के बारे में इनको बांटकर इनका अध्ययन करते हैं। जो प्रागैतिहासिक काल का समय है, इस समय में मानव प्रगति कर रहा था, लेकिन इस समय पर कोई भी जो सभ्यताएं हैं वो नहीं बन पी थी। केवल मानव ही प्रगति कर रहा था। वह अपने मस्तिष्क का प्रयोग कर खेती करना और आग की खोज, इस प्रकार के कार्यों को कर रहा था। प्रागैतिहासिक काल को भी 3 भागों में बांटा गया है। पहला है पुरापाषाण काल। यह 8,000 ईसा वर्ष पूर्व इसके जो भी साक्ष्य मिले हैं इनके आधार पर इसे पुरापाषाण काल कहा जाता है। इस समय पर जो भी इनके यंत्र होते थे वो पत्थर के बने होते थे। पत्थर का प्रयोग कर यह अपना
जो भी खाद्य सामग्री है और जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन यहाँ से शुरुआत तो हो चुकी थी यंत्र बनाने की। लगभग इतिहास में हम जानते हैं कि सबसे पुराने यंत्र यही माने जाते हैं। इसके बाद मध्यपाषाण काल पर आते हैं। तो मध्यपाषाण काल का जो समय है 8000 वर्ष से 4000 वर्ष ईसा पूर्व तक का रहा है। ईसा पूर्व के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझने में मुश्किल नहीं होगी। जो फिर नवपाषाण काल का युग आया, इसमें आग की खोज एवं खेती किसानी करना वो सीख चुके होंगे। तो इसमें नवपाषाण काल के बारे में अध्ययन करते हैं। तो वो 4000 वर्ष से 2500 वर्ष पूर्व का समय रहा। इसके बाद जो मानव प्रगति करके इस लायक हो चुका था कि अब वो सभ्यता बनाने के लिए अग्रसर था, या सभ्यताएं बनाने के लिए वो इतना जागरूक हो चुका था कि अब एक सभ्य मनुष्य की ओर वो आगे बढ़ने लगा था। यहीं से हम आदि ऐतिहासिक काल मानकर उसके बारे में पढ़ते हैं कि आदि ऐतिहासिक काल जो कि 2500 ईसा वर्ष पूर्व से 1500 ईसा वर्ष पूर्व तक का माना जाता है। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता जो कि सबसे विकसित एवं नगरीय सभ्यता मानी जाती है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इस समय में नगरों का विकास होने लगा, लोग सभ्य होने लगे। इसके साथ ही 1500 ईसा वर्ष पूर्व और मानव इतना विकसित हो गया कि ये लोग वेदों एवं शास्त्रों की रचना भी करने लगे। 1500 से 600 ईसा वर्ष पूर्व तक हम देखते हैं कि वैदिक सभ्यता में वेदों एवं पुराणों जैसी विभिन्न पुस्तकें लिखी गईं। इसमें वेदों को भी, जो वेदों के वैदिक काल चल रहा था, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। इसको एक भाग था जो ऋग्वैदिक काल था, जो कि समय 1500 ईसा वर्ष पूर्व से 1000 ईसा वर्ष पूर्व 500 वर्ष का समय रहा। इसमें ऋग्वेद की रचना हुई। ऋग्वेद के अनुसार ही समाज की व्यवस्थाएं चल रही थीं। इसके बाद उत्तर वैदिक काल आता है। उत्तर वैदिक काल में जो बाकी 3 वेद रहे, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, इनकी रचना हुई और इन्हीं के अनुसार जो 1000 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा वर्ष पूर्व का जो भी समय था, जो कि 400 वर्ष होता है, तो इतने समय में उत्तर वैदिक काल में इन 3 वेदों की रचना हुई। इसके बाद हम ऐतिहासिक काल जो कि इतिहास का दूसरा हिस्सा माना जाता है अध्ययन की दृष्टि से, ऐतिहासिक काल में ही बहुत सी घटनाएं घटित हुई। इसके बारे में हम अगली स्लाइड में समझने का प्रयास करेंगे। ऐतिहासिक काल को हम 600 ईसा वर्ष पूर्व के समय से मानते हैं। इस समय में जो ऐतिहासिक काल समय था, प्राचीन भारत का इतिहास 600 ईसा वर्ष पूर्व से लेकर जो 712 ईसा पूर्व तक, जो ये यहाँ से एडी लग गया है, ईसा पूर्व, इसको हम प्राचीन भारत में पढ़ते हैं। जो भी इस समय पर महाजनपद काल चला 6वीं ईसा वर्ष पूर्व, और 600 ईसा वर्ष पूर्व से 300 ईसा वर्ष पूर्व तक हमारा मगध साम्राज्य चलता है। इसमें मौर्यों के बारे में पढ़ते हैं आगे चलकर। 300 वर्ष पूर्व तक मगध महाजनपद चलता है। इसके बाद जो 323 ईसा वर्ष पूर्व, अभी हम प्राचीन इतिहास की बात कर रहे हैं, मौर्य साम्राज्य चलता है, जो 523 ईसा वर्ष पूर्व से लेकर 184 ईसा वर्ष पूर्व तक चलता है। एवं इसके बाद संगम काल का भी अध्ययन इसी समय में करते हैं। मौर्योत्तर काल को हम 184 ईसा पूर्व से लेकर 319 ईस्वी तक पढ़ते हैं। ईसा पूर्व 184 ईसा पूर्व का जो समय था मौर्योत्तर काल है। मौर्य काल का जो पतन हुआ, इसके बाद जो परिवर्ती मौर्य आए, जो कि काफ़ी कमज़ोर थे, फिर भी मतलब एक समय चलता रहा, राजनीतिक सत्ता अच्छी स्थापित थी, और जो भी इनके बच्चे आते रहे तो वो शासन करते रहे। इसके बाद गुप्ताज आए, तो गुप्त साम्राज्य का जो समय माना जाता है वो
319 ईस्वी से 550 ईस्वी तक का माना जाता है। इसके बाद वर्धन काल आता है। तो जो हर्षवर्धन जो राजा हुए, इनका काल 606 ईसा पूर्व से 606 ईस्वी से 747 ईस्वी तक का माना जाता है। प्राचीन इतिहास में एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं कि सबसे पहले मगध जनपद की बात होती है, महाजनपद काल की बात होती है जिसमें 16 महाजनपद थीं। इसके बाद मगध साम्राज्य की बात होती है। फिर इसके बाद मौर्य साम्राज्य की बात होती है। मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ते हैं, गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं और हर्षवर्धन काल के बारे में पढ़ते हैं। इसके बाद हम मध्यकालीन भारत की बात करते हैं। मध्यकालीन भारत के इतिहास जो कि 712 जो अरब आक्रमण प्रारंभ हुए, यहाँ से मुस्लिम जाति के लोगों का आना यहाँ पे भारत में प्रारंभ हुआ। 712 ईस्वी से जो आक्रमण प्रारंभ हुए उसके बारे में हम मध्यकालीन भारत में पढ़ते हैं। मध्यकालीन भारत में हम इस स्लाइड को इस प्रकार जो कि आपकी दी गई है, इस स्लाइड के माध्यम से देखते हैं। मध्यकालीन भारत था तो इसमें पूर्व मध्यकालीन भारत 8वीं से 13वीं शताब्दी तक, 8वीं से 13वीं शताब्दी का जो मध्यकालीन युग था इसके बारे में अध्ययन करते हैं। और उत्तर मध्यकाल, पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल में हम 13वीं से लेकर 18वीं सदी तक का अध्ययन करते हैं। जो भी आपका ये है, इसमें जो भी मतलब पूर्व मध्यकालीन युग था, इसमें जो भी समय चल रहा था ये समय है, इसको ऐसा मानते हैं। इसमें उत्तर में पाल, सैन, प्रतिहार, राजपूत शासन कर रहे थे। और इसके अलावा ऊपर जो कि उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, एक सेकंड माफ़ी चाहूँगा। 13वीं सदी में जो कि समय काल चल रहा था, एक तरफ तो पाल, सैन, प्रतिहार और राजपूत राजवंश यहाँ पर राज कर रहे थे। इसके अलावा चौहान और इसके बाद जो कि पृथ्वीराज चौहान था उनका एक्सेशन हो गया था। इसके बाद भी दिल्ली सल्तनत की शुरुआत यहाँ पर हो चुकी थी। दक्कन यानी दक्षिण की बात करें तो यहाँ पर चालुक्य और राष्ट्रकूट वंश राज कर रहे थे। और दक्कन, ये जो भारत के बीच का भाग होता है उसे दक्कन कहते हैं। दक्षिण भारत में बात करें तो वहाँ पर चेर, चोल, पांड एवं पल्लव शासन कर रहे थे। उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। हर एक टॉपिक जो भी आपका यहाँ पर मैं बता रहा हूँ ना, हर एक टॉपिक पर चर्चा की जाएगी और विस्तृत चर्चा की जाएगी। ये जो इनको बताने का उद्देश्य है, ये सब स्लाइड आपको बना लेना है नोट्स के रूप में, और जो भी अध्ययन करेंगे इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि हम अध्ययन कर कहाँ से रहे हैं। अब उत्तर मध्यकालीन जो कि 13वीं से 18वीं सदी तक का है, उसके बारे में हम पता लगाते हैं कि इसमें यहाँ पर क्या हलचल हो रही थी। उत्तर भारत का जो क्षेत्र था, यहाँ पर राजपूत, दिल्ली सल्तनत, राजपूत, पहले राजपूतों का शासन रहा, फिर दिल्ली सल्तनत और फिर मुग़ल आए। मतलब जो 13वीं से 18वीं सदी तक है तो युद्ध होते रहे। जो भी मतलब दिल्ली सल्तनत थी 13वीं से 18वीं सदी, कई बार राजपूतों का शासन हुआ। कुछ राजा ऐसे आए जो राजपूत कुल से संबंध रखते थे, उन्होंने कुछ समय राज किया। फिर इस पर दिल्ली सल्तनत जो कि बहुत ही महान शासक हुए, महान मतलब लड़ाकू थे, युद्ध वगैरह लड़ते थे, तो उन्होंने शासन किया। तो इसके बाद फिर मुग़ल सत्ता का आगाज़ हुआ और मुग़ल सत्ता काफ़ी लंबे समय तक चली। दक्कन में इसी समय वे 13वीं से लेकर 18वीं सदी तक का जो समय था, इसमें विजयनगर साम्राज्य एवं बहमनी साम्राज्य चल रहा था। दक्कन यानी बीच का भाग भारत की, जैसे मान लो ये है तो ये उत्तरी और ये दक्षिणी, और जो बीच का भाग था उसे दक्कन कहते थे। तो यहाँ जो दक्कन का भाग था तो दक्कन में बहमनी और मराठा शासन कर रहे थे। और जो उत्तर का भाग था यहाँ पर राजपूत भी रहे, दिल्ली सल्तनत भी चली और मुग़ल साम्राज्य भी चला। और दक्षिण का भाग था यहाँ पर पांड एवं होयसल राजा जो राजवंश थे वो चल रहे थे। इस प्रकार आज का लेक्चर हमारा समाप्त होता है।
और जाने से पहले एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है, ताकि कुछ चीज़ें याद रहें। इसके अलावा आप वीडियो को बार बार देखकर भी और इसके नोट्स बना सकते हैं। और अगर आपको PDF की ज़रूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपको जिस भी माध्यम से चाहिए हम आपको उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमने भारतीय इतिहास की रूपरेखा जानी, ईस्वी की और ईसा पूर्व क्या होते हैं उसके बारे में जाना, भारतीय इतिहास परीक्षाओं के लिए क्यों उपयोगी है, या सामान्य जीवन में भारतीय इतिहास का क्या महत्व है उसके बारे में जाना, भारतीय इतिहास के विभिन्न हिस्सों के बारे में पढ़ा, और कार्बन डेटिंग तकनीक क्या होती है इसके बारे में भी हम लोगों ने अध्ययन किया। ईस्वी और ईसा पूर्व की ये स्लाइड देखी और कार्बन डेटिंग तकनीक के बारे में भी हमने पढ़ा। भारतीय इतिहास की परीक्षाओं के लिए क्यों उपयोगी है, भारत का इतिहास, इसमें हम प्रागैतिहासिक काल जो कि मानव जहाँ से प्रगति कर रहा था 8000 ईसा वर्ष पूर्व से लेकर जो पूरा 8000 ईसा वर्ष पूर्व का जो समय काल है उसको पूरा पाषाण काल, 8000 ईसा वर्ष पूर्व से 4000 ईसा वर्ष पूर्व तक का जो समय है उसको मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल में हम 4000 वर्ष ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक आए। इसके बाद हम आद्य ऐतिहासिक काल का हम लोगों ने अध्ययन किया। आद्य ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया था। आद्य ऐतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा गया था, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता हमारी 2500 ईसा वर्ष पूर्व से 1500 ईसा वर्ष पूर्व तक चली, और वैदिक सभ्यता हमारी 1500 ईसा वर्ष पूर्व से 600 ईसा वर्ष पूर्व तक चलती है। वैदिक सभ्यता में भी जो वैदिक सभ्यता वैदिक काल था इसको भी 2 भागों में बांटा गया है, जिसको एक भाग है ऋग वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल 1500 से लेकर 1000 ईसा वर्ष पूर्व तक का समय माना जाता है। उत्तर वैदिक काल का जो समय है 1000 ईसा वर्ष पूर्व से 600 ईसा वर्ष पूर्व का माना जाता है। इसके बाद हमने ऐतिहासिक काल का अध्ययन किया। ऐतिहासिक काल के जो भाग हैं उसमें प्राचीन भारत का इतिहास जो 600 वर्ष पूर्व से 712 ईसा वर्ष पूर्व तक का माना जाता है। इसमें हमने पढ़ा कि जो 600 ईसा वर्ष पूर्व महाजनपद काल चला, जिसमें 16 महाजनपद हुआ करती थी। और इसके बाद 600 ईसा वर्ष पूर्व से 300 ईसा वर्ष पूर्व पर मगध साम्राज्य का आगाज़ हुआ। मगध साम्राज्य के बाद ही मौर्य साम्राज्य का आगाज़ हुआ, जो कि 323 ईसा वर्ष पूर्व से लेकर 184 वर्ष ईसा पूर्व तक चला। इसके बाद यहाँ पर संगम काल हुआ। मौर्योत्तर काल जो कि 184 ईसा वर्ष पूर्व से 319 ईसा वर्ष पूर्व तक रहा। इसके बाद हमने गुप्त साम्राज्य के बारे में, गुप्त साम्राज्य जो 319 ईसा वर्ष पूर्व से 550 ईसा वर्ष पूर्व तक रहा, उसके बारे में हमने जाना। हर्षवर्धन काल जो कि 606 ईस्वी से 747 ईस्वी तक रहा, इसके बारे में अध्ययन किया। इसके बाद हमने मध्यकालीन भारत में आए। मध्यकालीन भारत में 8वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक जो भी राजवंश ने शासन किया उनके बारे में अध्ययन किया। उसके बाद हमने उत्तर मध्यकाल में जो 13वीं से लेकर 18वीं सदी तक जो इसको पढ़ा जाता है कि 8वीं से लेकर 13वीं सदी तक जो भी शासन किया। दक्कन उत्तर भारत में हमारे पाल, सेन, प्रतिहार राजपूत रहे, और चौहान और दिल्ली सल्तनत रही। यहाँ पर जो दक्कन का बीच का भाग होता है वहाँ पर राष्ट्रकूटों का शासन रहा, और दक्षिण के भाग में चेर, चोल, पांड्य एवं पल्लव ने शासन किया। उत्तर मध्यकालीन भारत में 13वीं से लेकर 18वीं सदी तक उत्तर भारत का जो हिस्सा था उस पर राजपूतों ने शासन किया। साथ ही दिल्ली सल्तनत भी चलती रही। इसके बाद मुगल काल भी आया, और मुगल काल लंबे समय तक रहा। इन्होंने शासन किया और काफ़ी कार्य किए। उसके बारे में बहुत ही रोचक अध्ययन है, उसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। दक्कन का जो बीच का भाग था 13वीं से लेकर 18वीं ईसा वर्ष पूर्व तक बहमनी साम्राज्य का यहाँ पर प्रभाव रहा। बहमनी और मराठा यहाँ पर मौजूद रहे, जो दक्कन का हिस्सा था। दक्षिण भारत में 13वीं से 18वीं ईस्वी तक पांड्य एवं होयसल साम्राज्य का शासन रहा। धन्यवाद।
अगर आपको मेरा प्रयास पसंद आया हो तो इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें, और जो भी अगर कमियां खामियां रह गई हों तो उनको कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। आप जो भी करेंगे, मतलब जो भी आपने जो कमियां देखी होंगी उनको सुधारने का हम प्रयास करेंगे। धन्यवाद।